जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। ये स्टूडेंट्स ऐसा टॉपिक है कि आज तक जितने भी पेपर्स आए हैं एंट्री टेस्ट के उसमें ये टॉपिक लाजमी शामिल था। ठीक है, यानी कि इस टॉपिक से कोई ना कोई सवाल इजी मुश्किल आता ही आता है, तो इसलिए ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। शुरू करते हैं कूलम्स लॉ की डेफिनेशन से। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, अगर इसको मैं F से लिखूं तो कूलम्स लॉ के मुताबिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं दो चार्जेस कंसिडर कर लूँ, मैं कहता हूँ ये मेरे पास Q1 है और ये मेरे पास Q2 है, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो मैं R से लिख देता हूँ, तो कूलम्स लॉ कहता है कि इनके बीच जो फोर्स होगी, चाहे अट्रैक्शन की हो चाहे रिपल्जन की हो, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही कहते हैं। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक कि वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर मैं चार्ज 1 को 2 टाइम्स कर दूं तो फोर्स क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 के, तो फोर्स जो है वो भी 2 टाइम्स हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं चार्ज Q2 को 2 टाइम्स कर दूं तब भी जो आपके पास फोर्स है वो 2 टाइम्स हो जाएगी। और अगर मैं Q1 और Q2 दोनों को 2 टाइम्स कर दूं तो फोर्स जो है वो आपके पास 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दूं तो जो फोर्स है वो आपके पास 1/4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि वो स्क्वायर का इन्वर्सली रिलेटेड है। यहां पे स्टूडेंट्स एक आपने चार्जेस के बारे में याद रखना है कि चार्जेस जो है ना यहां पर इस वाले पॉइंट में, कि चार्जेस शुड ऑलवेज बी पॉइंट चार्ज। इसका रीजन क्या है कि वाई जो है चार्जेस शुड ऑलवेज बी पॉइंट चार्ज, तो उसका ये रीजन है स्टूडेंट्स कि अगर वो पॉइंट चार्ज नहीं होंगे तो उनका साइज बड़ा होगा, अगर साइज बड़ा होगा तो उनके पास कुछ ना कुछ मैस भी होगा, और मैस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करने लग जाती है। इसलिए कूलम फोर्स सिर्फ इफेक्टिव नहीं रहती, ग्रेविटेशनल का भी रोल आना शुरू हो जाता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने कूलम्स लॉ में ये पढ़ा कि कूलम्स लॉ ये कहता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, अब इसी बात को अगर हम ग्राफिकली लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम ये चीज जरा सी देखते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं बिटवीन फोर्स एंड चार्जेस और बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस। तो देखिए, फोर्स और चार्जेस क्योंकि आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और कोई इसके साथ स्क्वायर वगैरह नहीं लगा हुआ, तो इसकी जो लाइन आएगी मेरे पास वो एक स्ट्रेट लाइन होगी ऐसे करके। ठीक है, जबकि जो डिस्टेंस और फोर्स है उसकी लाइन मेरे पास इस तरह से होगी। ठीक है, ये कर्व जो है ये आपके पास एक्सपोनेंशियल कर्व है, और इस कर्व को मैं कहूंगा कि ये डिक्रीजिंग कर्व है, लेकिन विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट या इंक्रीजिंग स्लोप। यानी कि कर्व नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन इसकी जो है वो स्लोप क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो अगर आपको ऑप्शन में दिया जाता है कि चार ग्राफ दे देते हैं, आपको कहते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है फोर्स और चार्जेस का, कौन सा करेक्ट रिलेशन है फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस का, तो इससे आप लोगों की वो आंसर जो है वो ठीक आ जाएगा। ठीक है, अब आगे जाते हैं और जरा अब मैथमेटिकल फॉर्म्स की तरफ आते हैं। सबसे पहली जो हमें चीज है वो ये है कि हम देख लेते हैं
कि अभी तक जो हमने पढ़ा कूलम्स लॉ के बारे में, वो हमने ये पढ़ा है कि कूलम्स लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, और दूसरी चीज हमने ये पढ़ी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अब जब मैं इस चीज को एक इक्वेशन में करूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर बिटवीन डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब अगर इस इक्वेशन में से मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहां पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं के। अब ये जो के है इसको हम कहते हैं कि ये हमारा कूलम्स कांस्टेंट है, और इस कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 9 एक्सपोनेंट 9, और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब अगर इस कूलम्स कांस्टेंट को मैं इक्वेशन वाइज लिखूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि K इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 और Q2। अब अगर मैं इस इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों से सवाल पूछूं कि मैं फोर्स को 2 टाइम्स करता हूं और आप लोग मुझे बताएं कि K कितने टाइम्स होगा, तो आप में से मेजॉरिटी लोगों का माइंड जाएगा कि क्योंकि K जो है वो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है इक्वेशन में, तो वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा, जबकि ये फिजिक्स में सबसे बड़ा गुनाह होता है। आप लोगों ने एक सिंपल सी स्टेटमेंट याद रखनी है कि एक कांस्टेंट उस इक्वेशन में आने वाले किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। K जो है वो कांस्टेंट है इस इक्वेशन का, वो ना F पे डिपेंड करेगा, ना R पे डिपेंड करेगा, ना Q1 पे डिपेंड करेगा, ना Q2 पे डिपेंड करेगा, वो इनमें से किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो फिर अगला सवाल ये आता है कि K किस पे डिपेंड करेगा, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि K जो है वो डिपेंड करता है ऑन मीडियम बिटवीन चार्जेस। ठीक है, K सिर्फ और सिर्फ मीडियम बिटवीन चार्जेस पे डिपेंड करता है कि चार्जेस के बीच में क्या पड़ा हुआ है। और अगर चार्जेस के बीच में वैक्यूम है यानी कि कुछ भी नहीं है, तो फिर इस K की इक्वेशन चेंज होके इस तरह से हो जाती है कि K बन जाता है हमारे पास इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर एक एप्सिलॉन नॉट नई चीज आ गई। इस एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास 8.85 एक्सपोनेंट 10 रेज टू द पावर -12, और इसका यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह ई नॉट भी किस पे डिपेंड करता है, ई नॉट भी जो है वो सिर्फ डिपेंड करता है ऑन मीडियम। अगर वैक्यूम होगा तो उसकी वैल्यू 8.85 होगी, अगर एयर होगी तो उसकी कोई और वैल्यू होगी, अगर वुड हम लाएंगे तो उसकी कोई और वैल्यू होगी। तो इस तरह से ये चीज डिपेंड करती है। तो इस स्लाइड में आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, आप लोगों को ये पक्की बात पता होनी चाहिए कि K को हम क्या कहते हैं, K की वैल्यू क्या है और K किस पे डिपेंड करता है, ई नॉट क्या चीज है, ई नॉट का यूनिट क्या है, और ई नॉट किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस स्लाइड का ये मकसद था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं अपनी। तो अब हम देखेंगे फोर्स को, अफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन फोर्स। हम सबसे पहले यह कंसिडर करते हैं कि वैक्यूम है हमारे पास। सबसे पहले वैक्यूम लेके चलते हैं और इस जगह पे हम फिर मीडियम को स्टडी कर लेंगे। वैक्यूम को अगर मैं स्टडी करूं तो हमें यह पता है कि F इक्वल होता है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के, या अगर मैं K की वैल्यू रिप्लेस करूं तो F इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशंस हैं जो कि हम वैक्यूम के लिए यूज कर सकते हैं फॉर फोर्स। अब मैं कहता हूं कि मैंने पहले जो मेरे पास इस तरह का सिनेरियो था कि दो चार्जेस पड़े हुए थे और उनके बीच में कुछ भी नहीं था।
अब मैं क्या करता हूं कि मैं दो चार्जेस के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देता हूं। डाई इलेक्ट्रिक बेसिकली कोई भी इंसुलेटर हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इनके बीच में एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया Q2 और Q1 के बीच में। अब क्या होगा कि अब ये इक्वेशन जो है ये वाली, ये आपके पास चेंज होगी और चेंज होके कुछ इस तरह से हो जाएगी कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई ई ऑफ मीडियम, यानी कि अब जो मीडियम हमने यूज किया है उसका हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अगर मैंने वुड किया है तो मुझे यहाँ पे वुड का लगाना पड़ेगा, अगर मैंने प्लास्टिक की है तो मुझे प्लास्टिक का लगाना पड़ेगा, अगर मैंने एयर की है तो मुझे एयर का लगाना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन चेंज होके इस तरह से हो जाएगी। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है और वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी का, या जिसको मैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहता हूं, और इसको हम लिखते हैं ई आर से। ई आर जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास इक्वल होता है ई ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय ई नॉट के, यानी कि जो मीडियम हमने यूज किया उसकी परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम की परमिटिविटी। ई आर के बारे में मैं आपको बताऊं तो वैक्यूम का ई आर जो है, वैक्यूम का वो इक्वल होता है 1 के। एयर का जो ई आर है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1 के और एग्जैक्टली इक्वल होता है आपके पास 1.0006 के। और मेटल्स के बारे में आपने एक बात लाजमी याद रखनी है कि मेटल्स का ई आर जो है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। ई आर की जो वैल्यू है वो ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, ये बात भी आपने याद रखनी है। तो ये ई आर आ गया आपके पास कि ई आर क्या होता है, बेसिकली रेशियो बिटवीन ई मीडियम और ई नॉट। अब अगर इस इक्वेशन से मैं ई मीडियम की वैल्यू निकालूं तो वो मेरे पास बन जाएगी ई नॉट ई आर। और ये वाली इक्वेशन जब मैं सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में डालूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि एफ ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट ई आर इंटू Q1 Q2/R²। ठीक है। तो अब यहां पर देखने की बात यह है कि हमें तीन इक्वेशंस मिल गई। सबसे पहले हमें यह मिल गई वैक्यूम के लिए इक्वेशन कि यह है हमारी वैक्यूम की इक्वेशन। अगर हमने चार्जेस के बीच में मीडियम डाल दिया है तो हम ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं उसके लिए, और हम ये वाली भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि डिपेंड करता है कि हमें ई मीडियम की वैल्यू दी हुई है या हमें ई आर की वैल्यू दी हुई है। क्योंकि अगर हमें ई मीडियम की वैल्यू दी हुई है तो फिर हमें ऊपर वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, और अगर हमें ई आर की वैल्यू या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है तो हमें नीचे की वैल्यू मेजर करनी पड़ेगी। अब जाते हैं जरा इस सारे कॉन्सेप्ट को समराइज करने के लिए 2-3 एमसीक्यूज करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अपने एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि अभी तक जो हमने किया उसको हम ज़रा एक जगह पे समराइज करके लिख लेते हैं। हमने ये पढ़ा कि अगर तो वैक्यूम है तो उसके लिए जो फोर्स की इक्वेशन है वो हमारे पास बनती है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। और अगर मीडियम है तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है कि F इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई E ऑफ मीडियम इंटू Q1 Q2/R²। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई E नॉट ई आर Q1 Q2/R²। तो ये तीन इक्वेशन है जो अभी तक हमने कर ली डिटेल से कि भाई किस तरह से कौन सी इक्वेशन आती है। अब अगर मैं करना चाहूं कि इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम एक और छोटी सी इक्वेशन और निकाल लेते हैं इधर से ही। देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि ये सारा किसके इक्वल है, ये जो मैं सर्कल लगा रहा हूं तो ये सारा सर्कल किसके इक्वल है, तो आप लोगों को खुद नजर आएगा कि ये सारा सर्कल इक्वल है इस इक्वेशन के।
तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि एफ ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एफ ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय ई आर। ठीक है, तो ये भी एक इक्वेशन आ गई मेरे पास फोर्स ऑफ मीडियम की। या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। तो अब इन सारी इक्वेशंस की मदद से हम जो है वो अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला एमसीक्यू ये है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ फोर्स मीडियम एंड फोर्स वैक्यूम। ऑप्शन आपके पास दिया होगा ई आर, 1 over ई आर, बोथ या नन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सिंपल है कि हमें यह पता है कि एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ मीडियम जो है वो इक्वल है ई आर के। तो उसने हमसे यहां पे पूछा हुआ है एफ मीडियम ओवर एफ नॉट। तो इस इक्वेशन को हम इन्वर्स कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/ER के आ जाएगा। तो 1/ER या 1 over डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इसका आंसर है। अगला सवाल मैं ये कर लेता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन वो हमें दे देता है कि मीडियम के लाने से फोर्स ज्यादा होती है, मीडियम के लाने से फोर्स कम होती है, मीडियम के लाने से फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या डी में कह देता हूं कि ये सारे सिनेरियोस पॉसिबल है। तो देखें स्टूडेंट्स, यहां पर हमें एक बात पता है कि ई आर जो है वो इक्वल होता है एफ नॉट ओवर एफ मीडियम के। ठीक है, या मैं लिख सकता हूं एफ नॉट इज इक्वल टू ई आर इंटू एफ एम। हमें यह भी बात पता है कि ई आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब है कि एफ नॉट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एफ एम। ठीक है, या मैं कह सकता हूं कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तीसरे सवाल को देख लेते हैं। तीसरा सवाल हमारा यह आ जाता है कि टू चार्जेस जिनके बीच में जब वैक्यूम था तो उनकी फोर्स जो थी वो थी एफ नॉट। अब हम एक मीडियम ले आए हैं जिसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इक्वल है 2 के। तो वो आपसे पूछता है कि आप रेशो फाइंड करें बिटवीन एफ एम और एफ नॉट का। ठीक है, मतलब कि पहले जो थी वो फोर्स एफ नॉट थी, अब हम एक मीडियम लाए हैं जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 2 के इक्वल है। तो अब हमने रेशियो फाइंड करना है एफ एम और एफ नॉट का। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह है कि अब हमें यह बात पता है कि एफ नॉट ओवर एफ एम जो है वो किसके इक्वल होता है, ई आर के इक्वल होता है। अब ई आर का दूसरा नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो ई आर की उसने हमें वैल्यू दी हुई है जो कि 2 के इक्वल है। तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं एफ नॉट ओवर एफ एम इज इक्वल टू 2। लेकिन यहां पर उसने हमसे क्योंकि एफ एम ओवर एफ नॉट का रेशो मांगा है तो इसी को मैं इन्वर्स कर लूंगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 1/2। तो 1/2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फाइनली एक लास्ट सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड, और वो ये है कि a metal is introduced between two charges, फोर्स पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। फोर्स जो है वो इंक्रीज करेगी,
फोर्स जो है वो डिक्रीज करेगी, फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगी, या फोर्स जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, अब ये सवाल सॉल्व करते हैं। हमें ये पता है कि फोर्स इक्वल होती है 1/4 पाई ई नॉट ई आर इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर के, ये वाली इक्वेशन। अब यहां पर हमें ये भी पता है कि मेटल्स का जो ई आर है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब जब वो मैं इनफाइनाइट इस इक्वेशन में डालूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा समथिंग ओवर इनफाइनाइट। एनीथिंग ओवर इनफाइनाइट इज जीरो, तो फोर्स कितनी होगी हमारे पास, जीरो होगी। तो अगर मैं मेटल्स को ले आता हूं बिटवीन चार्जेस तो उनके बीच फोर्स कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, कोई भी इंसुलेटर आप ले आए तो उसकी वजह से फोर्स डिक्रीज कर जाती है, मेटल्स आने से फोर्स जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कूलम्स लॉ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, स्केलर की फॉर्म में। अब नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम वो इसी कूलम्स लॉ को पढ़ेंगे लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर फॉर्म। उसमें हम डायरेक्शंस की बात करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा कि कितना मैग्नीट्यूड होता है, किस किस चीज़ पे फोर्स डिपेंड करती है, मीडियम के लाने से क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है,